हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में। यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 एजुकेशन है, उसका हम कोर्स कम्प्लीटली फ्री वाईटी पे करवा रहे हैं। ठीक है, एक यूनिट हमारा जो यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी जो चल रहा है दैट इज यूनिट नंबर 2। ठीक है, उसमें आज हम क्या सीखेंगे तो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। ठीक है, थियोरी करेंगे, थियोरी के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको नेट में पूछे गए वो भी हम सॉल्व करेंगे। आज का क्लास है, क्लास नंबर 7 है, यूनिट नंबर 2 का क्लास 7 है। ठीक है, यूनिट नंबर के ऑलरेडी क्लासेस लग चुके हैं, प्लेलिस्ट मैंने बना लिया, तो इनकेस आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई हो तो आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है आपको सिलेबस में कहाँ पे मिलेगा, तो यूनिट नंबर 2 का आप जो सिलेबस देखोगे ना तो उसमें जो सी पार्ट है, ठीक है, ये ए बी सी एंड डी, राइट। सी जो है उसमें आपको यहाँ पे मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इन एजुकेशन है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस वर्सेस कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस ये समझने के लिए पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है वो हम पहले समझेंगे, इसके बाद हम ये सारी चीजों पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, तो आपके दिमाग में एक ही बत्ती चलेगी कि मैम समथिंग इज रिलेटेड टू मनी। ठीक है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन बुरी है। ठीक है, इस देश की इकोनॉमी तो बड़ी अच्छी चल रही है, तो इकोनॉमिक इज समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी थिंग, समथिंग रिलेटेड टू मनी। एग्री? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल अगर दे, कंट्री का एग्जाम्पल देकर, जैसे अभी हम बात करें कि इंडिया देखे, ठीक है, 1947 में इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और अभी हम 2025 में, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी बेटर हो गई है जब हम यहाँ पे थे और हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी मतलब कि क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हमारा क्या है, ज्यादा। ठीक है, और उसकी कंपेयर में कंजप्शन लेस होगा। ठीक है, जितना प्रोडक्शन होगा उससे कम, उसकी कंपेयर में जो कंजप्शन है वो कम होगा, लेस होगा, कम होगा, तो हमें क्या होगा, ऑफकोर्स हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, मतलब कि हमारे जो रुपीज है, ठीक है, हमारे जो मनी है, हमारा जो पावर है वो इकोनॉमिकली क्या जाएगा, हाई जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ सकते हो, राइट। अब एक और एग्जांपल ले, सपोज किसी ने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश की। ठीक है, अब फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, तो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डिफरेंट रिसोर्सिस चाहिए। ठीक है, जिसमें है कि ये जो रॉ मटेरियल वो चाहिए, देन लाइट्स चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एक चीज को एस्टैब्लिश करने के लिए फिर बहुत सारी चीजें चाहिए, तो वो सारे रॉ मटेरियल्स हैं। ठीक है, वो रिसोर्सेज चाहिए। देन और क्या चाहिए, तो और चाहिए मैन पावर। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए, हमें मैन पावर चाहिए। ठीक है, अब ये सब एक बार हो गया, देन क्या स्टार्ट हो जाएगा, देन प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो एन्युअली जितना उन्होंने लागत लगाई ये कंपनी में, ठीक है, इसके बाद जो भी वो जिसकी भी उन्होंने कंपनी एस्टैब्लिश की है, वो जो प्रोडक्ट एक बार मार्केट में सेल करेंगे, ठीक है, मार्केट में वो सेल करेंगे, तो उनको जो अगर मतलब समझिए कि अगर जितनी इन्होंने अप्रोक्सीमेटली कोई अमाउंट समझ लेते हैं कि चलो 1 करोड़ में तो नहीं होगा, बट 1 करोड़ अगर लगाया है, 1 CR कर लेते हैं। ठीक है, 1 CR उन्होंने लगाया है, ठीक है, एक साल में, और जो उन्होंने प्रोडक्ट सेल किए वो एट द एंड ऑफ द ईयर उनकी कहीं 1.25 में ये सारी चीजें निकल रही है। ठीक है, तो उनको क्या हुआ, 0.25 CR, 0.25 CR का क्या हुआ, मुनाफा हुआ, बेनिफिट हुआ। और अगर 1 करोड़ उन्होंने लगाई है, ठीक है, लागत इनको 1 करोड़ की है, और जो प्रोडक्ट बेचते एट द एंड ऑफ द ईयर उनको कहीं पे 75 लैक्स ही मिल रहे हैं, दैट मीन्स उनका 0.25 मतलब कि 25 लैक्स का उनको क्या हुआ, घाटा हुआ, मतलब कि लॉस हुआ, राइट।
तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड टू बेनिफिट है, लॉस है, समवेयर अराउंड की मॉनिटरी जो चीज़ें हैं ना वो सब इकोनॉमिक्स में आती है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक फैमिली है, ठीक है, जिसमें है पापा है, मम्मी है, दादा दादी, ठीक है, और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक है, मतलब 6 लोग फैमिली में हैं, राइट। अब दादा दादी तो दोनों पेंशन पे है, मगर फिर भी उनको एक पेंशन की फिक्स अमाउंट आ रही है। मम्मी और पापा दोनों क्या है, दोनों की जॉब चल रही है, मतलब कि यहाँ पे अर्निंग पर्सन कितने हैं, 4 है, ठीक है। और डिपेंडेंट में देखें तो ये 2 बच्चे ही डिपेंडेंट है, 6 फैमिली मेंबर से 2 ही बच्चे क्या है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर क्या है, लेस है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो फैमिली है इनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हाई है। तो कुल मिला के अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपको इतना तो ये चीजों का आइडिया आ गया हो कि इकोनॉमिक्स इज समवेयर रिलेटेड टू व्हाट, मॉनेटरी थिंग, ओके, मॉनेटरी थिंग दैट इज रिलेटेड टू मनी, ओके। बट इसके अलावा जो नॉन मॉनेटरी थिंग है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में आती है। जैसे आप देख सकते हो कि ऐसे बहुत सारे कंट्री होंगे, रिच तो होंगे, बट वहां पे क्या है, वहां पे पीस ऑफ माइंड नहीं है, ओके। पीस ऑफ माइंड अगर नहीं है वो कंट्री में, तो वो क्या है, उसकी नॉन मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, डाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, ठीक है, ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे एक एम्प्लॉई काम कर रहा है, उसको पर मंथ 20,000 की सैलरी मिल रही है, ठीक है। उसका एक फ्रेंड उसको बोलता है कि चल मेरी कंपनी में आ जा, तुझे 25K मिलेगा, ठीक है, हाँ, बट तुझे पार्ट टाइम मतलब उसको तुझे एडिशनल काम करना पड़ेगा, उसकी शायद सैलरी मिले ना मिले, ये सब चीज़ें होती रहेंगी। तो बोलेगा नहीं भाई, मैं यहाँ पे 20,000 में खुश हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या है, मुझे यहाँ पे रिस्पेक्ट मिल रही है। तो रिस्पेक्ट ये क्या हुआ, रिस्पेक्ट हुआ ये नॉन मॉनेटरी थिंग, ठीक है। यहाँ पे दादा दादी है, तो अब हम देख रहे हैं कि चलो इनकी पेंशन है, मम्मी डैडी की इनकम है, तो यहाँ पे फैमिली इनकम हाई है, तो ये मॉनेटरी टर्म्स में हमने कैलकुलेट किया। बट अगर दूसरी बात कहें कि दादा दादी साथ में रहे, तो बच्चों में क्या होता है, वैल्यू का डेवलपमेंट होता है अच्छे से, ठीक है। तो वैल्यूज क्या है, तो वैल्यूज जो है वो नॉन मॉनेटरी थिंग है, ठीक है। तो इकोनॉमी में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों चीजें आ सकती है। मॉनेटरी तो ऑफकोर्स आएंगी, नॉन मॉनेटरी थिंग्स भी उसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अभी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो एजुकेशन में किस तरह से लगता है वो समझते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एजुकेशन। इकोनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको हम एजुकेशन में किस तरह से अप्लाई करेंगे, दैट इज ऑल रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो प्रिंसिपल है, इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल, उसको हमें एजुकेशन में क्या करना है, उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। दैट इज ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इकोनॉमिक्स examines the product of education in this world where resources such as capital invested, labor of teacher and workforce, ठीक है। अब एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एजुकेशन की अगर बात करें, स्कूल की अगर बात करें, तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, तो ऑफकोर्स लैंड रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है कि चलो ये स्कूल बनी, अगर प्राइवेट की अगर बात करें, प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट भी उसका इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट का भी रहेगा ना। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो, देन लेबर ऑफ टीचर है, और जितनी वर्कफोर्स है, ठीक है, स्कूल चलाने के लिए काफी लोग चाहिए, तो वो वर्कफोर्स है, वो सारी क्या है, वो सारी चीजें एक स्कूल में लगी, तो दैट इज ऑल कम्स अंडर इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। आगे अगर देखें तो आपको इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में ये नाम आपको कंपल्सरीली याद रखने, बिकॉज यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो इकोनॉमिक्स है, इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में ज्यादा काम किया था। क्या क्या नाम है, आदम स्मिथ, देन जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, एल्फ्रेड मार्शल एंड माइकल स्पेंस, ठीक है। ये जो है वो उन्होंने स्कूल बोले या एजुकेशन के रिलेटेड इकोनॉमिक्स में ज्यादा काम किया था, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखें द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। अब मेन प्रॉब्लम क्या है, हाउ सोसाइटी, इंस्टीट्यूट एंड स्टेक होल्डर्स में क्या है, कौन कौन आएंगे, तो जो है मतलब कि आप प्रिंसिपल ले लीजिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर ले लीजिए, देन स्कूल के टीचर जो स्टाफ है वो ले लीजिए, देन पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, वो सारे हैं, तो वो स्टेक होल्डर्स में आएंगे, ठीक है। तो सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, स्टेक होल्डर्स कैन बेस्ट यूटिलाइज लिमिटेड रिसोर्सेस मतलब क्या, फाइनेंशियल रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल दोनों आ जाएंगे,
ठीक है। फाइनेंशियल रिसोर्स में जो जो बिल्डिंग है, जो जो इक्विपमेंट्स है स्कूल में लगे हुए वो, और ह्यूमन कैपिटल में क्या आएगा कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं उससे बच्चे क्या सीखते हैं, तो वो सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल में आएंगी। टू इफेक्टिवली मीट द डिमांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन अक्रॉस द पॉपुलेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में मेजरली क्या होगा कि जो सोसाइटी, इंस्टीट्यूट और स्टेक होल्डर्स है वो जो रिसोर्सेस है उसको किस तरह से यूज करते हैं जिसकी वजह से हमें क्वालिटी एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर सके, वो सारी चीजें इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आ जाएंगी, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कंस्टिट्यूट सिग्नलिंग थियरी, ह्यूमन कैपिटल थियरी, कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, असेसिंग एजुकेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है, देन मैन पावर एलोकेशन किस तरह से हुआ है, और एजुकेशनल प्लानिंग, ये सब चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में आएंगी, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन क्या है कि जितनी भी हम चीज़ें एजुकेशन में हम लगाते हैं, इट कैन बी फाइनेंशियल मैटर भी हो सकती है या ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है, वो जो सारे रिसोर्सेज है उसको आपको बेस्ट वे से यूटिलाइज करना है ताकि आपको एक इफेक्टिव आपको एक रिजल्ट मिले, ठीक है। आपको एक बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है जो आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी मदद से ही। इसके लिए जो है डिफरेंट थियोरीज है वो हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, पहले दोनों कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर दोनों में हमें डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस क्या है वो भी हम डिटेल में देखेंगे, ओके। सबसे पहले समझते हैं कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। बेनिफिट इज समथिंग रिलेटेड टू मनी, ये चीज ध्यान रखेगा, ठीक है, मनी या मॉनिटरी जिसको कहते हैं, ठीक है, ओके। CBT is a tool to measure quantity and add all the benefits and also quantified and subtract all the negative cost, ठीक है। अब होता क्या है CBT मतलब कि कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस में अगर कोई आपने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की, ठीक है, तो उसको आपको उसके लिए जो जो हमने आगे डिस्कस किया तो उस तरह से उसकी कोस्टिंग लगती है, ठीक है, कोस्ट लगती है। कोस्ट में क्या क्या रहेगा कि चलो आपने जो लैंड ली है वो, देन मशीनरीज, ठीक है, इसके अलावा और जो आपने इक्विपमेंट्स लिए हैं वो सारी चीज़ें, देन मैन पावर है, ठीक है, ये जब जो चीज़ें उसका आपको जो भी अमाउंट लगा वो आपको क्या लगा, उसकी कोस्ट लगी, जो आपको क्या करनी होगी, जो आपको बेनिफिट से माइनस करनी होगी, सब्ट्रैक्ट करनी होगी, ठीक है। और बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट मतलब कि आपको ये जो आप फैक्ट्री आपने एस्टैब्लिश की, ठीक है, उससे जो भी प्रोडक्ट बनी वो आप प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करोगे तो उससे आपको जो भी मुनाफा होगा वो किस में आएगा, वो आएगा बेनिफिट में, ठीक है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन कब हुई कि जब बेनिफिट जो आपने प्रोडक्ट सेल की उससे जो भी आपको अमाउंट मिला उसमें से अगर आप कोस्ट को माइनस करोगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिला तो आपकी कंडीशन फेवरेबल मतलब पॉजिटिव में हो, ठीक है। आप जो है कि आपको ये जो है कि आपको यहाँ पे मॉनिटरी जो है वैल्यू आपको आप ऐड कर रहे हो, मतलब कि आपको यहाँ से मॉनिटरी वैल्यू मिल रही है, राइट। मतलब कि इन शॉर्ट अगर आप बता दें तो अगर बेनिफिट जो है वो कोस्ट से ज़्यादा होगा तो ऑफकोर्स आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, ठीक है, ओके। और अनफेवरेबल कंडीशन कब होगी, जब आप बेनिफिट में से कोस्ट को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। इस साल भर का आपका इतनी कोस्ट लगी है ये सारी चीज़ों से, ठीक है, और आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसका सेल किया और उसमें जो भी आपको इनकम हुई, ठीक है तो ये जो हुआ ये कोस्ट हुआ और आपको यहाँ पे जो मिला वो क्या मिला, वो आपको बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब बेनिफिट माइनस अगर कोस्ट करते हो और आपको क्या नेगेटिव आपको रिटर्न मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट जो है कम होगा और आपको कोस्टिंग जो है पूरे प्लांट के ऊपर, पूरी जो अपने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश की उसमें ज़्यादा लग रही है पर ईयर पर एनम, तो मतलब यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा, ठीक है सॉरी, ठीक है। हियर वी कैन डिटरमाइन दैट प्लांट एक्शन इज रिकमेंडेड और नॉट, मतलब कि ये चीज़ आपको चालू रखनी कि नहीं रखनी, ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये चीज़ पता कर लोगे कि अगर कंडीशन फेवरेबल है तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट प्रोजेक्ट, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो आप यहाँ पे सोच भी सकते हो, ठीक है। तो ये जो हुआ ये कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुआ दैट इज रिलेटेड टू मॉनेटरी वैल्यूज, ठीक है, आपको यहाँ से ये चीज़ मिल जाएगी, ओके। चलिए आगे देखते हैं सॉरी।
दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस. ओके, कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस दैट इज CEA इज मेथड दैट कंपेयर्स द रिलेटिव कोस्ट एंड एन आउटकम ऑफ 2 और मोर कोर्स ऑफ एक्शन. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको क्या देखनी, यहाँ पे आपको इफेक्ट देखनी है. जो भी प्रोग्राम है उसकी आपको क्या देखनी है, आपको इफेक्ट देखनी है. मतलब वो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू नॉन मॉनेटरी थिंग होगा. ओके, नाउ नॉन मॉनेटरी गेन्स दैट इज क्वालिटी प्लस मॉनेटरी बेनिफिट. ओके, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल देके ये समझेंगे कि नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी किस तरह से आएगा. ठीक है, अब कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस मेजरली कहाँ पे यूज होता है, तो एजुकेशन में और हेल्थ केयर फील्ड है वहाँ पे यूज होता है. अब यहाँ पे हम एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, एक स्कूल एस्टैब्लिश की है. ठीक है, एक स्कूल एस्टैब्लिश हुई तो वहाँ पे जो भी रिसोर्स लगे, जो भी लैंड है, वो जो बिल्डिंग बनी, उसके जो जो हमें जो कॉस्टिंग लगा तो वो, और बच्चों की उसके सामने जो फीस आएगी तो वो जो हम लमसम देखेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ लगेगी वो क्या होगी, वो ऑफकोर्स मॉनेटरी में जाएगी. बट यहाँ पे चीज़ें खत्म नहीं होती, नॉन मॉनेटरी भी यहाँ पे लगेगा. नॉन मॉनेटरी में क्या लगेगा कि 1 साल, ठीक है, बच्चे ने फीस भरी तो हमने मॉनेटरी में काउंट किया, बट 1 साल अगर बच्चा पढ़ा तो एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों में क्या हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो डेवलप हुई. ठीक है, उसमें एक कॉन्फिडेंस आ गया. ठीक है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी आ गई. जो सारी चीज़ें किस में जाएंगी, वो सब चीज़ें किस में जाएंगी, नॉन मॉनेटरी गेन्स में जाएंगी. ठीक है, इसीलिए जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर सेंटर है, उसको कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में लेते हैं. ठीक है, इट डील्स विथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बोथ, दोनों के साथ वो काम करता है. मतलब मेजरली यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन मॉनेटरी रहेगा. बट यस, जब हम कोई भी चीज़ को एस्टैब्लिश करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो वहाँ पे अगर जो बिल्डिंग है, रिसोर्स का इवन मैन पावर लगेगा, तो उसको आप फाइनेंशियल जो आप उसको सैलरी दोगे, इंसेंटिव दोगे, तो उसका जो खर्चा रहेगा. इवन अगर आप बच्चों का एडमिशन हुआ तो आपको वहाँ से फीस मिली, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मॉनेटरी में जाएंगी. ठीक है, बट कोस्ट इफेक्टिव में क्या रहेगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चे में जो जो क्वालिटीज़ डेवलप होंगी, ठीक है, वो सब चीज़ें किस में जाएंगी, कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में आएंगी. इसीलिए कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में नॉन मॉनेटरी थिंग्स की ज़्यादा चर्चा होती है. ठीक है, अब दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों में क्या है चेंज, वो देख लेते हैं. कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस एंड कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस दोनों देखते हैं. डेफिनेशन देखिए अगर, तो कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस असाइन मॉनिटरी वैल्यूज. ठीक है, मॉनिटरी वैल्यूज को असाइन करता है टू बोथ कोस्ट एंड बेनिफिट, अलाउइंग फॉर द डायरेक्ट कंपैरिजन विद द ओवरऑल फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ द ईच ऑप्शन अक्रॉस द मल्टीपल आउटकम्स. ठीक है, तो ओवरऑल जितना भी हमें एनुअली देखे, पर एनम हम देखें तो जितना भी खर्चा लगता है वो बेनिफिट और कॉस्ट निकाल के हम उसकी मॉनिटरी वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर यूनिट हमें मिलता है चीज. CEA that is cost effective analysis compares the cost of different option based on single and specific outcome measure like cost per life saved. ठीक है, मतलब कि ये जो है हेल्थ केयर के एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों में एक डेवलपमेंट हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल ले ले तो एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों में क्या है, एक वैल्यू डेवलपमेंट हुई. ठीक है, तो वो हम किस में मेजर करेंगे, ऑफ कोर्स वो नॉन मॉनेटरी थिंग, मतलब कि कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में जाएगा. ठीक है, अब आउटकम किस तरह से मेजर करते हैं, तो यहाँ पे आउटकम जो है वो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करते हैं, और यहाँ पे मेजरली कहाँ पे फोकस होता है, तो नॉन मॉनेटरी आउटकम पे फोकस होता है. ओके, आगे देखते हैं. सॉरी, CBA is better suited when evaluating project with diverse benefit that can be monetized. Monetize मतलब कि again related to what, मनी. चीज़ों को आप मोनेटाइज करते हो, मतलब आप उसे मनी से रिलेटेड करते हो, तब आपको CBA है वो यूज़ करना है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यूज़ करना है. और CEA कब यूज़ करोगे, व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट इंटरवेंशन विथ सेम गोल. ठीक है, आप डिफरेंट इंटरवेंशन को आप कंपेयर करते हो. ठीक है, कि एक चीज़ है बच्चों में और विद इन अ ईयर आपने वो अप्लाई की और बच्चों में क्या इफेक्ट दिखा वो, और दूसरा इंटरवेंशन लगा, इंटरवेंशन बी. ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर बच्चों में क्या है, वो चेंज आया, तो वो जो है वो आप किस में मेजर करोगे, कोस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में जाएगा. ओके, ना कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो CBA कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द नीड ऑफ असाइन मॉनेटरी वैल्यूज एट ऑल द बेनिफिट्स एंड कोस्ट.
ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई है, तो वो सारी चीजों की आपको कॉस्टिंग और बेनिफिट वो सारी चीजें निकाल के वो एक प्रॉपर वे से आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और यहाँ पे सीईए दैट इज सिंपलर है कंपेयर टू सीबीए। ठीक है, सीईए कैन बी सिंपलर टू कंडक्ट एज इट ओनली नीड्स टू मेजर वन आउटकम। ठीक है, तो ये जो है कंपेयर टू सीबीए यहाँ पे चीजें सिंपल है। ओके, आगे देखते हैं रिजल्ट किस तरह से मिलेंगे। तो रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ रेशियो ऑफ बेनिफिट टू कॉस्ट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना मिलता है उस हिसाब से, ठीक है, रेशियो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में मिलेंगे। और यहाँ पे जो है वो आपको इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट, ओके, वो आपको जो 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 आप डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशन लगाते हैं उसमें इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है किस हिसाब से मिली, वहां से आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। ओके, नाउ आउटकम मेजरमेंट किस तरह से होगा, तो इट्स सूटेड फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट सिंस इट इज कनेक्टेड विथ व्हाट मॉनेटरी वैल्यूज। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो हेल्थ केयर और एजुकेशन फील्ड है, ठीक है, वो मेजरली कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में लगते हैं। ठीक है, तो ये जो आपको याद रखना है कि कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इस तरह का है इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो सब किस में जाएगा, सीबीए में जाएगा। और हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट है तो वो किस में आएगा, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में आएगा। तो दिस इज द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या था आपको 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। A group of institution had invested ₹200 crore in a year 2010 to improve the learning outcome of their students. In order to know whether the investment has yielded the desired result, the group should perform cost benefit analysis, tangible benefit analysis, intangible benefit analysis की cost effective analysis। ठीक है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, भले ही यहाँ पे मनी की बात है, बट यहाँ पे आपको पूछा क्या गया है, तो यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स के रिलेटेड क्या इंप्रूव करना है, आपको बच्चों का लर्निंग आउटकम इंप्रूव करना है। एजुकेशन से रिलेटेड तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन, The most difficult part in doing cost benefit analysis is to determine cost benefit analysis में क्या सबसे difficult part है, tangible benefits and cost, intangible benefits and cost, then private economic cost and total monetary expenditure। ठीक है, अब सीबीए की बात है तो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। ओके, प्राइवेट इकोनॉमिक कॉस्ट तो ऑफकोर्स कोस्टिंग से रिलेटेड इकोनॉमिक तो वो भी आराम से आप काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। ओके, नाउ टेंजिबल थिंग्स, ठीक है, जो मूर्त चीजें हैं जिसको आप काउंट आराम से कर लेगे तो वो भी हो जाएगा। ओके, बट आपको क्या डिफिकल्ट है ये पूछा है, तो इनटेंजिबल थिंग्स है। ठीक है, जैसे कोई भी एक इंडस्ट्री है, उसने कोई भी प्रोडक्ट बनाई, ठीक है, अब कस्टमर को सेल कर दिया, तो मतलब उसने एनुअल इनकम वो सारी चीजें तो देख ले, तो वो तो मॉनेटरी में आ जाएगी। बट आफ्टर परचेजिंग दैट प्रोडक्ट जो कस्टमर का रिएक्शन क्या था वो पता इजीली नहीं चलेगा। ठीक है, तो वो इंटेंजिबल में जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखें तो कस्टमर वो नेक्स्ट टाइम वही प्रोडक्ट बाय करेगा कि नहीं, मतलब कस्टमर की लॉयल्टी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो भी इजीली पता नहीं चलेगा। वो सारी चीजें जो आपको डिफिकल्ट रहेगी पता करने में। ठीक है, तो वो सब चीजें किसमें जाती है, इंटेंजिबल, ठीक है, अमूर्त लाभ में जाती है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर ली। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं वो सॉल्व करने की ट्राई करूंगी। ठीक है, कल मिलते हैं नए क्लास के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।